आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और ये है उसका पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट है, ये है आपका पार्ट 2। इस पार्ट में हम अपनी आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या कहानी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, उसमें कुछ जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। और हमने पढ़ा था कि सेल को अब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है और सेल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और हमने टाइप ऑफ सेल पढ़ी थी, कितने टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके बारे में भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ये 3 मेन पार्ट्स सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि हमने अभी ये तो देख लिया कि यूकैरियोटिक सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फिर मैंने ये कहा था आपसे कि हम इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हमें पढ़ना जो है वो हमें पता चल गया कि आज हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 जो है क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि आपने बताया था कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब कि सेल से कैसे हमारी बॉडी क्या रिलेशन है, सेल कैसे मिलती है, फिर हमारी बॉडी कैसे बनती है। तो देखिए सेल जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स जो सिमिलर फंक्शन करती हैं उनका ग्रुप हो जाता है टिश्यू। अब 3-4 टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, मतलब कुछ टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। अब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बन जाता है आपका एक ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक सिस्टम बन जाता है उस काम को करने के लिए। अब फिर वही कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब आपकी बॉडी बनती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, पहले सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो और मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए आपका ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ओके, तो मेन बात यही है कि देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस यही है। पहले तो यूकैरियोटिक साइज़ में बड़ी होती है, तो देखिए साइज़ में बड़ी है और ये साइज़ में छोटी होती है। दूसरी बात है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है उस पर मेम्ब्रेन होती है, वो फिक्स होता है कि हाँ इतनी जगह तक न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस की साइड में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस फिक्स है पूरा, मेम्ब्रेन क्लोज्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियस ऐसे ही फैला हुआ है और इस रीजन को आप न्यूक्लियोइड कहते हैं, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे न्यूक्लियस को कवर करने के लिए और फिर वो जो न्यूक्लियस है उसका जितना भी प्रोडक्ट है वो फैल जाता है पूरा, तो उस रीज़न को आप न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये दोनों दिखा दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, सेल जैसे कि कोई सेल है तो किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग,
जो ये बाहर की कवरिंग होती है इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये कवरिंग क्या करती है, सेल को और चीज़ों से अलग कर देती है। अब अगर यही कवरिंग नहीं होती तो कैसे पता चलता कि हाँ ये इस सेल का प्रोडक्ट है। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को बाकियों से अलग करती है, जिससे पता लगता है कि हाँ ये इतने रीजन में एक सेल है, ठीक है। अब देखो हर सेल चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, हर सेल प्लाज्मा मतलब हर सेल के पास एक कवरिंग होती है बाहर की जो उसे कवर करके रखती है पूरा, उसे आप कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप उसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल से बाहर जाने की परमिशन देती है और अंदर आने की परमिशन देती है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ओके। अब देखिए, अब कुछ जैसे कि सेल है, अब सेल को चाहिए ऑक्सीजन, कुछ काम है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, सेल में ऑक्सीजन आएगा और उसे CO2 बाहर निकालना है, CO2, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट इसको बाहर निकालना है, तो ये बाहर जाना है। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, ये प्रोसेस होगी डिफ्यूज़न के थ्रू। अब ये डिफ्यूज़न कहाँ से आया, ये डिफ्यूज़न ना थोड़ा सिमिलर है आपकी केमिस्ट्री वाले डिफ्यूज़न से, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है डिफ्यूज़न, उससे कैसे सिमिलर है मैं बताऊंगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनको मेम्ब्रेन से इधर उधर जाना होता है, तो ये किस प्रोसेस से जाते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न देखते हैं। डिफ्यूज़न कहते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। मतलब कि मान लीजिए मैं आपको दो जगह का नाम दे देती हूँ, ए और ये हो गया बी। तो ए वाली जगह पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है। और बी वाली जगह पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है। तो अब ये क्या होगी, ए वाली जगह की जो ऑक्सीजन है वैसे रैंडमली मूव करते करते, ऐसी मूवमेंट करते करते ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसी मूवमेंट करते करते इस बी वाली जगह तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को आप डिफ्यूज़न कहते हैं। देखिए ये डिफ्यूज़न आपकी केमिस्ट्री वाले डिफ्यूज़न से बिल्कुल मैच करता है, बस हल्की सी इसकी लैंग्वेज में बदलाव है, बस थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा कि हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है किसी चीज़ का, वहाँ से फ्लो करके वो ऐसी जगह चली जाती है जहाँ उस चीज़ का कम अमाउंट हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला ही डिफ्यूज़न है, बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अलग है। अब एग्जांपल है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से आती है इन्वायरमेंट में और ऑक्सीजन सेल में चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सेल है, बाहर से इसमें अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है, किसके थ्रू, यही डिफ्यूज़न के थ्रू। देखिए सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो फ्लो करके आ जाएगी बाहर, क्योंकि बाहर CO2 का कंसंट्रेशन उसके कंपैरिजन में कम है इसीलिए। और जैसे कि बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो मूव करके चले जाएगी अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। ये वही वाला डिफ्यूज़न है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ये कुछ डिफ्यूज़न जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे, डिफ्यूज़न में तो आपका हर चीज़ का क्या कहते हैं मूवमेंट होता है, मतलब कि डिफ्यूज़न में आपका गैस का मूवमेंट होता है, सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है। लेकिन जो एक स्पेशल हमने ले लिया मूवमेंट सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जब
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहते हो। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाते हैं सेल में, या फिर सेल से बाहर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया क्या बताया मैंने, कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे कहेंगे आप ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आप तीन चीज़ें हो सकती हैं। आप 3 सॉल्यूशन के मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, और ये सॉल्यूशन किए जाते हैं रेड ब्लड सेल पे। जो ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल होती है, ब्लड में सेल पाई जाती है रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, रेड ब्लड सेल। इस पे एक आपको मैं अभी एग्जांपल दिखाती हूँ जो 3 सॉल्यूशन में होता है। कैसा, देखिए, पहला है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि द मीडियम हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब कि सेल में जो पानी है वो कम है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, कम। ठीक है, और बाहर ये जो मीडियम है, कोई भी चीज़ है बाहर जो रखा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन है ज़्यादा। अब होगा तो यही, आपको पता है ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस यहाँ पे होगी कि ये जो वाटर है वो उस सेल में जाएगा, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जाएगा। क्योंकि देखिए हायर कंसंट्रेशन वाटर का है बाहर, तो बाहर से पानी जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, बाहर से पानी जाएगा सेल के अंदर, ये प्रोसेस होती रहेगी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सेल है आपकी वो पानी को गेन कर लेगी, मतलब सेल में बहुत सारा पानी भर जाएगा और सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड मतलब वो सेल फूल जाएगी। आपने इसको देखा होगा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, आपने किशमिश में देखा होगा। ठीक है, तो किशमिश में ऐसा होता है, जब हम किशमिश को डालते हैं पानी में तो वहाँ पे क्या होता है, पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है। हमने जैसे किसी ग्लास में डाला तो वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ से वो पानी मूव करते करते सेल में एंटर कर जाता है, प्लाज्मा सेल में एंटर कर जाता है, किशमिश की सेल में एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो वाटर को गेन कर लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लेती है और फूल जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, इस टाइप का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है। ओके, अब आती है बारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जहाँ पे मीडियम के पास एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन हो। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे ऑफ वाटर छूट गया है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल। मतलब कि ऐसा हो कि सेल को आपने इसे रखा है ग्लास में जिसमें पानी है, तो यहाँ पे जितना सेल में वाटर हो या फिर जितना सेल में वाटर जाए उतना ही मीडियम में हो, यानी कि दोनों चीज़ें एकदम क्या हो, इक्वल। वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का कोई इतना मूवमेंट नहीं होगा, मतलब सेल में भी उतना ही कंसंट्रेशन है और मीडियम में भी उतना ही कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि सेल फट जाती है, सेल फट जाती है। जो पानी है वो सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी H2O सेल में ट्रांसपोर्ट हुए जा रहा है, सेल में आया जा रहा है। तो क्या होगा, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होने लगेगा और सेल फूल जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक के देखिए, आइसोटोनिक के साथ क्या होगा, अगर वाटर सेल में गया है तो उतना ही वाटर सेल से निकल भी जाएगा, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रहना है। ठीक है, ना बाहर ज़्यादा हो ना सेल के अंदर ज़्यादा हो, तो सेल उतने ही साइज़ की रहेगी। ये देखिए RBCs का डायग्राम है, रेड ब्लड सेल ऐसी होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है
कि सेल हो जाती है फ्लैसिड या फिर श्रिंक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो सेल है, सेल में पानी कैसा होगा, सेल में होगा कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन होगा कम, वाटर का कंसंट्रेशन होगा कम, और यहाँ पे होगा वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर या फिर किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हायर कंसंट्रेशन सेल के पास है, तो यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आएगा, कि मतलब यहाँ से ये क्या होने लग जाएगी, श्रिंक, पिचकने लग जाएगी। सेल जो है वो वाटर जो है वो सेल से बाहर आने लग जाएगा, तो सेल जो है वो एकदम पिचक जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दे रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम दे रखा है। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये आरबीसीज हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो सेल है वो श्रिंक यानी कि पिचक जाएगी, जो सेल से जितना भी वाटर है वो सब कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो सेल जो है श्रिंक हो जाएगी। तो आपको तीनों सॉल्यूशन के केसेस को याद रखना है कि तीनों में क्या होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में सेल फूल जाती है, आइसोटोनिक में सेम रहता है, कुछ नहीं होता, और हाइपरटोनिक में सेल जो है वो पिचक जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने इतनी कहानी पढ़ी है, इसकी आगे की कहानी जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।